AI-powered personal music teacher from Saregama. फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से मिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। आँख धोखा है, क्या भरोसा है। सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने ना दो, कल तड़पना पड़े याद में जिंदगी। रोक लो रूठ कर उनको जाने ना दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। हाँ जी, गुड मॉर्निंग भाई। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार जी, जिंदगी बढ़िया चल रही है आप सभी की। चलो बहुत बढ़िया जी। गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग AM, गुड मॉर्निंग सागर, गुड मॉर्निंग विधि, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग बिकमिंग CS। क्या बात है। गुड मॉर्निंग आलोक। आलोक तुम तो अंतर्यामी हो यार। मैं कह रहा हूं सारे विश्व के पंडित एक तरफ, आलोक एक तरफ। जो कुछ पूछना है पूछ डालो आलोक से। मैं कह रहा हूं महाज्ञानी महासंत पंडिताइन का महायज्ञ किया है आलोक ने। अबे नालायक मुझे पता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तुझे सारा कुछ ही पता है। तेरे से क्या छुपा है आलोक। कई बार तो हमें यह लगता है कि हमारी प्राइवेसी ही लीक ना हो जाए आलोक के चक्कर में। तुझे सारा पता कि मैंने वीडियो में किसके बारे में बोला। मैंने अपने बारे में पहले बोला,
अपने बारे में बोला मैंने बेटे, अपने बारे में बोला, अपने बारे में सुन पहले वीडियो को। ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, ठीक है। हर चीज में हम किसी की बुराई नहीं कर सकते ना। प्रॉब्लम क्या है, हम इंसान ही ऐसे बन चुके, तो हमें लगता है कि यार किसी ना किसी की तो बात चल रही होगी। गलत, 100% गलत, 100% दिमाग की भी थॉट से परे। ये तुम्हारा थॉट है मेरे बच्चे ठीक है ना, ये तुम्हारा थॉट है, मेरा कोई ऐसा थॉट नहीं है, ये तुम्हारी थिंकिंग है। प्रॉब्लम क्या, देखो यार आजकल वही कहते हैं ना कि आजकल दिमाग में अलग अलग विचार चलते हैं। 100% गलत, इसमें 1% भी सत्य नहीं है जो तुम कह रहे हो। उसके अंदर मैंने अपने बारे में बोला मेरे बच्चे, मैंने पूरी की पूरी कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में बोला कि जो आजकल चल रहा है। अब तुम्हारी थिंकिंग क्या करे यार लोग, मैं कह रहा हूँ तुम पंडित बन जाओ, मैं कह रहा हूँ तुम सबके बारे में सब कुछ बता सकते हो ठीक है, चलो आ जाओ जी, फटाफट से आओ जी। चलो जी, इधर देखो ध्यान से। अब कल हमारी क्लास हुई नहीं थी क्योंकि कल हमारे घर में पैकर्स मूवर्स वाले आए हुए थे, उस चक्कर में वाईफाई थोड़ा सा हिल गया, तो कल मैं क्लास ले नहीं पाया। और इसलिए कल आपको मैंने केस स्टडी दी थी। अच्छा, कल आपको मैंने ना केस स्टडी बना के दी थी। अब मुझे नहीं पता वो केस स्टडी आपसे हुई है नहीं हुई है, आपने की है नहीं की है, मुझे नहीं पता। बट मैंने ग्रुप में आई थिंक 13 पेजेस मैंने डाले थे। उस 13 पेजेस में मैंने काफी सारी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बना के दिए थे, और वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे सेक्शन 25, जो आज हमें एक बार फटाफट से इसको रिवाइज करने हैं जी, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे सेक्शन 25 के बाद एक ये रेगुलेशन नंबर 3A है, एक बार फटाफट से वो भी देख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे रेगुलेशन नंबर आपकी जो है, रेगुलेशन नंबर 4 भी यहाँ पे थी, कहाँ गई 4, 535, और एक पेज तो रह ही गया इसके अंदर जी, एक मिनट रुको यार, इसके अंदर एक पेज तो रह गया। तो एक रेगुलेशन यहाँ पर 4 भी है, तो एक रेगुलेशन 4 है, उसको भी आज हमें यहाँ पे देखना है। उसके बाद ना फिर यहाँ पर ना मेरे को लगा था ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, मतलब मेरे को लगा था कि ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम अगला स्टार्ट करेंगे। बट मॉड्यूल में कई सारी बातें इन्होंने और दी हैं। अब मॉड्यूल में एक तो सेक्शन 29 इन्होंने इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के बारे में बताया है, बट इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सेक्शन 29 है जो हमारा आगे जाके भी आएगा, तो 29 तो हम वहां पे डिस्कस कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट इन्होंने ना यहाँ पे कई पॉइंट और भी दिए हैं। अच्छा, इंसॉल्वेंसी, प्रोफेशनल, एनरोल एंड रजिस्टर्ड, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, याद करो आईबीसी वाली क्लास में हम पहले ही रिवाइज कर चुके हैं। फिर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है ये भी हम पहले देख चुके हैं। फंक्शंस क्या क्या होते हैं याद करो, आपको मैंने आईबीबीआई की वेबसाइट खोल के वहां पर हमने फंक्शन चेक किए थे कि जो आईबीबीआई है, मतलब इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो होते हैं या इंफॉर्मेशन जो मतलब बोर्ड होते हैं, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, वो सेम फंक्शंस आपके यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ना इन्होंने कुछ यहाँ पे रूल्स भी दे रखे हैं। तो ना मतलब ये चैप्टर भी है, चाहे वो इंपॉर्टेंट नहीं है इतनी बातें, बट मैं ये नहीं चाहता कि मॉड्यूल में हम कोई पॉइंट छोड़ें, क्योंकि इंस्टीट्यूट कई बार वहीं से क्वेश्चन फ्रेम करता है जो बातें हम छोड़ के जाते हैं, तो इसलिए मैं उन बातों को ना छोड़ना नहीं चाहता। तो ऐसा करते हैं, एक बार फटाफट से पहले सेक्शन 25 को हम रिकॉल कर लेते हैं जी। एक मिनट रुको जी। लो जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पर एक बार फटाफट से आ जाओ। अब यहां पर एक बार हम यहां पे सेक्शन 25, ये देखो जी, कहां गया, चलो सर वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, नहीं नहीं सही है जी, एक बार आप चेक करो वहां पे मे भी आपके नेट की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे आ जाओ, पहले सेक्शन नंबर 25 की बात करते हैं, एक बार चेक करना। अच्छा, मैं तुम्हें ना अब ये सारे प्रोविजन आज रिवाइज करवा दूंगा, सारे प्रोविजन आज एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद ना ये केस स्टडी मैंने आपको दी थी जी, अगर आप चेक करोगे मेरे ख्याल से ये वाली केस स्टडी थी ना शायद, ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से यही वाली शायद केस स्टडी थी, मतलब एक मिनट रुको, स्टडी, हाँ यही वाली थी शायद, यही वाली शायद हमारी केस स्टडी थी जो कल आपको मैंने बना के दी थी। तो एक बार वो सारी की सारी केस स्टडी आपने डिस्कस करनी है, ठीक है ना, सारी की सारी वो केस स्टडी आपने डिस्कस करनी है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आओ। तो सबसे पहले सेक्शन नंबर 25 यहाँ पे देख लो। 25 से पहले क्या हमारे 1 से लेके 20 तक के सेक्शन सारे रिवाइज हो चुके हैं? हो चुके हैं। 21 हमारा बचा हुआ है,
21 हमारा बैलेंस है, थोड़ा सा हमने पढ़ा था बट 21 और भी डिटेल में है। 22 हमारा हो चुका है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की अपॉइंटमेंट। 23 भी हमारा यहाँ पे हो चुके हैं कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की पावर्स एंड राइट्स क्या क्या होते हैं। 24 सीओसी की मीटिंग का ये हमारा बचा हुआ है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 25 अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब एक बार चेक करो 25 के सेक्शन 25 है ड्यूटीज ऑफ आरपी। जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल हैं उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं। अब सेक्शन 25 कह रहा है सेक्शन 25 ऑफ द कोड लिस्ट आउट द मैंडेटरी ड्यूटीज फॉर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज फॉलोस। अब कौन कौन सी ड्यूटी है। फर्स्ट ड्यूटी यहाँ पे निकल के आ रही है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट द एसेट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग द कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। मतलब वो क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कॉर्पोरेट डेटर के जो भी एसेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम, उसको प्रिजर्व करने का काम किसका है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का है। और जो बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है वो बिजनेस एज इट इज कंटिन्यू रहे, ये काम भी जो है वो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का है। ये उसके फंक्शंस हैं, ये उसके ड्यूटीज हैं। उसके बाद फॉर द पर्पस ऑफ सब सेक्शन 1 द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल अंडरटेक द फॉलोइंग एक्शन नेमली। आपको याद नहीं आ रहा कि हमने कुछ ऐसी बातें पहले भी डिस्कस की हैं। यही सेम बात अगर आपको बता रहा, यही सेम बात हमने आईआरपी वाले केस में डिस्कस की थी। मेरे को याद है सेक्शन नंबर 20 के अंदर, जहां पर मैंने कहा था कि आईआरपी हर पॉसिबल कोशिश करेगा ये कंपनी गोइंग कंसर्न में चलनी चाहिए। वही यहां पर गवर्नमेंट कह रही है कि आरपी जो है उसकी ड्यूटी है, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की ड्यूटी है प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग द कंटिन्यूड बिजनेस ऑपरेशन। जो उसके बिजनेस कंटिन्यू है तो वो कंटिन्यू रहे, ये उसकी ड्यूटी है। अब उसके लिए उसे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे तो गवर्नमेंट वो बताने जा रही है। पहला स्टेप कहना चाह रहे हैं, टेक इमीडिएट कस्टडी and control of all the assets of corporate debtor including the business records of the corporate debtor। मतलब जितने भी उसके assets हैं, जितने भी उसके यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिजनेस के रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे के सारे उसको अपने कस्टडी में लेने पड़ेंगे। पहले वो आईआरपी के पास थे, वो आरपी के पास होंगे। और अगर आईआरपी ही आरपी बन गया, अगर आईआरपी ही आरपी बन गया, अगर आईआरपी ही आरपी बन गया, फिर तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑलरेडी उसकी कस्टडी के अंदर पहले होगा। फिर वो कह रहा है कि अब आरपी क्या करेगा, रिप्रेजेंट एंड एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट डेटर विद थर्ड पार्टी, एक्सरसाइज राइट फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इन जुडिशियल, क्वासी जुडिशियल और आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। मतलब अब जगह जगह इसके बिहाफ पे कौन काम करेगा, आरपी काम करेगा। चाहे वो लीगल प्रोसीडिंग हो, चाहे वो नॉर्मल प्रोसीडिंग हो। अब ये किसके बिहाफ पे काम करेगा, कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे कौन काम करेगा, ऑब्वियसली बात है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल काम करेगा। कह रहे हैं फिर रेज इंटरिम फाइनेंस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर अंडर सेक्शन 28। मतलब यहाँ पर 28 हमारा सेक्शन आएगा 28, वहां पर हमें कुछ चीजों को लेके हमें अप्रूवल लेनी पड़ती है सीओसी की। तो वो कह रहे हैं कि अगर आरपी इंटरिम फाइनेंस रेज करेगा उसको पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर यहाँ पे वो इंटरिम फाइनेंस रेज कर पाएगा। चेक करो आईआरपी वाले केस में थोड़ा सा अलग था। आईआरपी वाले केस में इंटरिम फाइनेंस वो रेज कर सकता था, बट उसको वहां पे क्रेडिटर्स की कंसेंट लेनी पड़ती थी। और वहां पे कंसेंट लेनी नहीं पड़ती थी जब जो वो मतलब जो वो लोन ले रहा है और जो वो एसेट्स हैं, तो गवर्नमेंट ने बोला अगर वो एसेट्स जो गिरवी रखी हैं अगर वो डबल अमाउंट से भी ज्यादा की, भाई अगर एसेट आप गिरवी रख के बैठे हो वो डबल अमाउंट से भी ज्यादा किया, उस केस में फिर क्रेडिटर की कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, अगर आपको याद आ रहा हो। यहां पर ऐसा कोई पॉइंट नहीं। यहां पर गवर्नमेंट करेगी आरपी जब इंटरिम फाइनेंस रेस करेगा सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीओसी, वो सीओसी की अप्रूवल लेगा। कितने परसेंट से अप्रूवल मिलेगी वो सारी बातें सेक्शन 28 में है। तो सेक्शन 28 बताएगा कि हमें कितने परसेंट से अप्रूवल मिलेगी। ये बात आईआरपी वाले केस में नहीं थी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो अपॉइंट अकाउंटेंट लीगल और अदर प्रोफेशनल इन द मैनेजमेंट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। ये सेम लाइन आईआरपी के अंदर थी। कोई अकाउंटेंट अपॉइंट करना है, कोई लॉयर अपॉइंट करना है, कोई प्रोफेशनल अपॉइंट करना है, ये सब कौन अपॉइंट कर सकता है, आरपी अपॉइंट कर सकता है। उसके बाद फिर यहां पर मेंटेन एन अपडेटेड लिस्ट ऑफ क्लेम। अब याद करो मैंने कहा था आईआरपी ने भी क्लेम मंगाए होंगे। अब आईआरपी ने भी क्लेम मंगाए होंगे तो हो सकता है उसके बाद और क्लेम आए हो, तो वो सारे के सारे क्लेम की लिस्ट को मॉडिफाई करेगा, मेंटेन करेगा। भाई सारे के सारे क्लेम की लिस्ट को मॉडिफाई करेगा, मेंटेन करेगा। फिर वो कह रहे हैं कन्वीन द अटेंड द ऑल मीटिंग्स ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर। मतलब वो सारी के सारी मीटिंग कंडक्ट करवाएगा और मीटिंग अटेंड भी करेगा। मतलब पहले कन्वीन का मतलब होता है मीटिंग करवाना, एंड अटेंड का मतलब ऑब्वियस सी बात है वहां के अटेंड करना हो गया। तो वो दोनों काम करेगा। मतलब आरपी जो है वो कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे जो मीटिंग होनी है वो मीटिंग कंडक्ट करवाएगा, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करेगा। प्रिपेयर अ इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इन सेक्शन इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 29। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आईआरपी का काम होता है सीओसी को बनाना, जैसे बता दूं आईआरपी का काम होता है सीओसी को बनाना। अब सीओसी तो बन गई, सीओसी अपना काम कर रही है, सीओसी अपना काम कर रही है। अब आरपी का सबसे मेन काम होता है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करना। अब इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का मतलब होता है कि जो कॉर्पोरेट डेटर है उसकी कंप्लीट डिटेल, जिसके बेस पे लोग बिडिंग मारेंगे, जिसके बेस पे लोग बिड मारेंगे, जिसके बेस पे लोग ये बोलेंगे हम इस कंपनी का इतना पैसा दे सकते हैं, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो होगी, जो मेन मेन पॉइंट है कॉर्पोरेट डेटर के, सब उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे होंगे। यार एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, जब तुम किसी कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करते हो तो तुम उसके फाइनेंशियल चेक करते हो ना, तुम चेक करते हो कंपनी कौन है, मतलब मुझे नहीं पता तुम चेक करते हो नहीं करते, कई बार तो न्यूज सुन के अप्लाई कर देते हो, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो लोग एक्चुअल में अप्लाई करते हैं वो पूरे बैकग्राउंड चेक करते हैं, पूरा फाइनेंशियल चेक करते हैं कि कंपनी किसकी है, कब बनी थी कंपनी, डेट फ्री कंपनी है या डेट इसने देना है, पी रेशो कितनी है, अर्निंग पर शेयर कितना है, डिविडेंड कितना दे रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है, मतलब वो सारी बातें ऑब्जर्व करने के बाद फिर उस कंपनी के आईपीओ के अंदर पैसा लगता है। अब अगर बात करूंगा एलजी का, तो एलजी का कितने टाइम ओवर सब्सक्राइब गया और कितने लाख करोड़ रुपए के पास उनके पास एप्लीकेशन आई, तो सब कुछ देख के किया होगा ना, सब कुछ देख के किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि लोगों ने आंखें बंद करके, टाटा कैपिटल तो इतना ओवर सब्सक्राइब नहीं किया, टाटा कैपिटल तो इतना ओपन खुला भी नहीं है। एलजी का आईपीओ अगर ओपन हुआ तो 50% ऊपर ओपन हुआ। तो कहना क्या चाह रहा हूं, आपको नहीं लगा पूरी कंपनी की डिटेल देख के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसी डिटेल को ही इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कहते हैं। मतलब ये मान लो कि इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम इस नटशेल उस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है, उस कंपनी की पूरी डिटेल जो है, उस कंपनी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर होती है। तो ये तैयार करना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये तैयार करना रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आरपी की है। अब आगे देखो, फिर उसकी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी और ड्यूटी क्या है, कह रहे हैं इनवाइट प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट who fulfill such criteria as may laid down by him with the approval of committee of creditor having regard to time complexities, ठीक है, having regard to the complexities and said scale of operation of the business of corporate debtor and such other condition as may be specified by the board submit a resolution plan। और मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भाई, लोगों को इनवाइट करेगा, जैसे वो याद है, हाँ सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में पहली बार ये कंपनी बिकने को तैयार है, आप लोग यहां पर अपना बिड लगाने के लिए आ सकते हैं। हाँ ये बात ध्यान दें, कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशंस ये है कि आप अगर इसको बिड लगाएंगे तो कम से कम बिड की स्टार्टिंग जो होगी वो यहां से होगी, वो कंपनी इस एरिया में एक्सपर्ट होनी चाहिए, वो कंपनी इस एरिया में काम कर चुकी हो, इस कंपनी की मैनेजमेंट को ज्यादा चेंज नहीं किया जा सकता। सुनो सुनो सुनो, ये कंपनी बिकने को तैयार है, सेल सेल, लूट लो, इस तरह की। अब ये सारे के सारे काम कौन कर रहा है, ऑब्वियस सी बात है आरपी कर रहा है। मतलब इनवाइट करेगा किनको, प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब अभी वो फाइनल नहीं है, प्रोस्पेक्टिव जो इंटरेस्टेड है, जो इंटरेस्टेड हैं रिजोल्यूशन एप्लीकेंट, इस कंपनी की इंसॉल्वेंसी को रिजोल्व करने के लिए, उनको वो अपॉइंट करेगा पॉइंट नंबर एच के अंदर। प्रेजेंट ऑल रेजोल्यूशन प्लान एट द मीटिंग ऑफ सीओसी। अब अलग अलग लोगों की बीड आएगी, कोई बोलेगा मैं 50 लाख का लूंगा, कोई बोलेगा मैं कंपनी 20 लाख की खरीदूंगा, कोई बोलेगा 25 लाख की खरीदूंगा, कोई बोलेगा मैं 40 लाख की खरीदूंगा, कोई बोलेगा मैं 60 लाख की। तो जैसे जैसे बीड आ रही है ना, जैसे जैसे बीड आ रही है, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अकॉर्डिंगली जैसे जैसे उसकी बीड आएंगी, मैं दोबारा बोलूंगा, जैसे जैसे उसकी बिड आएंगी, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अकॉर्डिंगली हम ये सारे के सारे बिड, सारे के सारे प्लान रिजोल्यूशन प्रोफेशनल सॉरी सीओसी के सामने रखेंगे। अकॉर्डिंगली वो चेक करेगा इसमें कौन सा प्लान हमें एक्सेप्ट करना है, कौन सा प्लान हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, फिर वो कंपैरिजन करेगा जी। फिर फाइल एप्लीकेशन फॉर द अवॉइडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन इन अकॉर्डेंस विद द चैप्टर 3 इफ एनी एंड के सच अदर एक्शन एज में बी स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। अब कुछ अवॉइडेबल ट्रांजैक्शन होती हैं। अवॉइडेबल का मतलब कि मान लो आरपी को लग रहा है ये ट्रांजैक्शन जो है ना प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन जो है ये अवॉइडेबल है, ये अवॉइड होनी चाहिए, ये काम गलत हुआ है, सीआईपी से पहले इस पर्सन ने इसको इतने रुपए ट्रांसफर कर दिए या इतनी ऐसा ट्रांसफर कर दी, गवर्नमेंट ने कहा ये काम तो गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया है तो उसको इग्नोर करने की, उसको क्वैश करने की एप्लीकेशन जो है वो डाल सकता है, बस ये पर ध्यान दो।
अब ये सारे के सारे फंक्शंस हैं आरपी के, मैं दोबारा बोलूंगा, ये सारे के सारे फंक्शंस हैं आरपी के, जो आरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीआईआरपी के अंदर कि उसे क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पूरा का पूरा सेक्शन नंबर 25 यहां पे निकल के आता है, क्या क्या फंक्शंस यहां पर हमें देखने हैं। ठीक है जी। उसके बाद अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब रेगुलेशन नंबर 3A यहां पे वो कह रही है, रेगुलेशन 3A जो है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन, रेगुलेशन 2016 प्रोवाइड फॉर असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन बाय पर्सनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज फॉलोस। मतलब सिंपल सी बात कह रही है यहां पर, अब हैंडओवर कैसे करेंगे काम, मतलब जब आईआरपी से आरपी को हैंडओवर किया जाएगा तो कोऑपरेट करना जरूरी है ना, तो कौन कोऑपरेट करेगा? जितने भी कॉर्पोरेट डेटर के पर्सनल हैं, मतलब एम्प्लॉइज हैं जो भी है वहां पे, तो वो कोऑपरेट करेंगे। वो क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। तो उसने वही बोला कि प्रोवाइड फॉर असिस्टेंस एंड कोऑपरेशन किसके द्वारा? बाय द पर्संस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज फॉलोज। अब पहला वो कह रहे हैं यहां पे, ड्यूटीज टू टेक कस्टडी एंड कंट्रोल द आईआरपी और आरपी एज अ केस में बी शेल टेक कस्टडी ऑफ कंट्रोल एज स्पेसिफिक under this regulation from the personal of corporate debtor, its promoter or any other person associated with the management of the corporate debtor as the case may be on the following। अब क्या क्या वो एक्सेस क्या क्या कर सकता है, किसको वो कंट्रोल में लेगा? पहली बात तो रिकॉर्ड्स ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एसेट्स फाइनेंस ऑपरेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर रेफर्ड इन क्लोज ए ऑफ सेक्शन 18 एंड सच अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन 36। फिर वो क्या करेगा? एसेट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट, जितनी भी बैलेंस शीट में एसेट्स हैं उनको भी वो कंट्रोल में लेगा। ये मोटा मोटी ये दो काम जो है उसे यहां पे करने हैं। फिर वो कह रहे हैं ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सनल। अब जो पर्सनल है मतलब जो उनके एम्प्लॉई हैं उनका ऑब्लिगेशन है या प्रमोटर टू प्रोवाइड लिस्ट ऑफ एसेट एंड रिकॉर्ड्स व्हाइल हैंडिंग ओवर देयर कस्टडी एंड कंट्रोल। मतलब जब वो अपना हैंड ओवर करेंगे कस्टडी एंड कंट्रोल तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैंने कहा ना बीओडी की पावर सस्पेंड होगी, पार्टनर की पावर सस्पेंड होगी, तो जब ये हैंडओवर करेंगे आईआरपी या आरपी को, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कि भैया प्रोवाइड करें किस चीज की? लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। जब वो हैंडओवर करेंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी उसकी लाइबिलिटीज हैं, जितनी भी उसकी एसेट्स होंगी, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, करंट एसेट्स हो, या जो भी इंफॉर्मेशन होंगी, उनका एक्सेस प्रोवाइड करना जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे जी, द पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एंड इट्स प्रमोटर और एनी अदर पर्सन एसोसिएट विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शैल प्रोवाइड द आईआरपी or RP as the case may be list of assets and records while handing over their custody and control, and the IRP or RP may after taking such custody and control it deemed necessary identify person in whose possession these asset and records will be held। अब ये एसेट किनके पास रखनी है, कहां पर कैसे काउंटिंग होगी, ये सारी की सारी बातें आरपी चेक करेगा, बस ये पर ध्यान दो। फिर ड्यूटी ऑफ आईआरपी और आरपी टू प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब ये आईआरपी और आरपी की ड्यूटी है। अब मान लो तुम्हें वो प्रोवाइड नहीं करवा रहा, भाई कॉर्पोरेट डेटर के पर्सनल ने तुम्हें एसेट की लिस्ट प्रोवाइड करवाने से मना कर दी। अब उसने लिस्ट प्रोवाइड नहीं कराई, इट डजंट मीन कि तुम प्रोवाइड नहीं करोगे। मतलब फिर गवर्नमेंट कह रही है फिर तुम्हें खुद बनानी है, जाओ उनकी फैक्ट्री में जाओ उनके ऑफिस में जाओ, वहां पर एसेट की काउंटिंग करो, खुद एक लिस्ट तैयार करो। वो दे रहे हैं उसको फॉलो करो, वो नहीं दे रहे हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम एक लिस्ट तैयार करोगे। देखो क्या लिखा है, कह रहे हैं वेयर एनी एसेट और रिकॉर्ड हैज नॉट बीन हैंडेड ओवर, अगर हैंड ओवर नहीं की, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड अंडर सब रेगुलेशन 3, द आईआरपी और आरपी एज द केस में बी शैल हिमसेल्फ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स व्हाइल प्रोफेशनल में आफ्टर टेकिंग सच कस्टडी और कंट्रोल इफ while taking custody and control of asset and records, and the IRP or RP may after taking such custody or control it deemed necessary identify person in whose possession those asset and records will be held। ये वो सेम बात लिखी है। मतलब अगर वो तुम्हें प्रोवाइड करवा दें, कौन प्रोवाइड करवा दें? जो बीओडी है, प्रमोशनर है, उनके एम्प्लॉई हैं, जिनकी जगह पे तुम काम करने जा रहे हो, तो ठीक है। नहीं कराए तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें एक लिस्ट क्रिएट करनी है, बस ये पर ध्यान दो। फिर साइनिंग ऑफ लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड रिकॉर्ड्स। अब जो तुमने लिस्ट तैयार की है उस पर दोनों पार्टी के साइन होंगे, तुम्हारे भी साइन होंगे, सामने वाली पार्टी के भी साइन होंगे कि हाँ हम वेरीफाई कर रहे हैं इतनी ही हमारी एसेट है जगह जगह के ऊपर। फिर रिक्वेशन बाय आईआरपी और आरपी फॉर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड अंडर द कोड बट नॉट हैंडेड ओवर। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कभी इंफॉर्मेशन मंगानी है, इंफॉर्मेशन की वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको वो रिक्वेस्ट माननी पड़ेगी आईआरपी की, बस ये पर ध्यान दो
कह रहा था IRP और RP एज द केस में बी शेल रिक्वेशन फ्रॉम पर्सनल और कॉर्पोरेट डेटर, इट्स प्रमोटर और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एज द केस में बी द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एसेट्स finance and operation of corporate debtor refer in clause A of section 18 and such information required under regulation 36 which were required to maintain by corporate debtor but have not yet handed over। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन जो उसने हैंड ओवर नहीं की बट हैंड ओवर करनी चाहिए थी, हैंड ओवर करनी चाहिए थी। तो अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन है, मुझे पता लग गई, मैंने उससे रिक्वेस्ट की, उसको मेरे को जमा करवानी पड़ेगी। बस वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अगर सारी हैंड ओवर कर दिए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। कुछ बार होता है ना, चल यार ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंड ओवर नहीं करते, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंड ओवर नहीं करते, उसको छोड़ दो। तो जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैंड ओवर नहीं किए, अगर उसकी रिक्वेस्ट आ रही है तो वो भी आपको देना पड़ेगा। बस ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो फिर रिक्वेशन बाय IRP और RP फॉर एसेट्स इन रिकॉर्ड्स बट नॉट हैंडी। वही अगर मान लो कोई एसेट्स है बैलेंस शीट में दिख रही है, कोई एसेट तुम्हें बैलेंस शीट की साइड में दिख रही है बट वो तुमने हैंड ओवर नहीं की, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, तो फिर यहां पे गवर्नमेंट कह रही है आपको हैंड ओवर करनी पड़ेगी। द IRP और RP एज अ केस में बी shall requisition from any personal of corporate debtor, its promoter or any other person with the management of corporate debtor as the case may be the asset which are recorded in the balance sheet or any other records referred in clause F of section 18 whose custody has not been hand over। वो भी आपको देनी पड़ेगी, उसकी डिटेल आपको बतानी पड़ेगी। ये बात ध्यान दो, ठीक है। एन एप्लीकेशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन नंबर 19 इन केस फेलियर टू प्रोवाइड एनी एसेट्स रिकॉर्ड्स रिक्वेशन अंडर दिस कोड shall show presence of such assets or record in the notice of requisition and absence of such asset or records in the list of asset and records taken in control and custody under sub regulation 2 and 3। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात मेरी समझ में आ रही है भाई साहब? लंबी चौड़ी थ्योरी है, ठीक है। अब मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, अब आपको मेन की पॉइंट्स याद होने जरूरी है। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। मतलब मेन मुद्दा जो है ना वो की पॉइंट्स का है। की पॉइंट्स आपको याद होने जरूरी हैं, बिना की पॉइंट्स के कोई भी फायदा नहीं होगा ये सारे पॉइंट्स पढ़ने का। बट बता दूं ऐसे ये पॉइंट्स लिखने नहीं आएंगे, बनेगा तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनेगा। और इसमें से मैंने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनाया भी है। आप जब देखोगे ना वो वाली केस स्टडी जब मैंने आपको दी है, उसमें से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इसमें से मैंने बनाया भी है। आप जब करेंगे तो और कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब यहां पे आ जाओ जी। अब यहां पे रेगुलेशन 4 है, ये है जी, कह रहे हैं प्रोवाइड, क्या कर रहा है, राइट ऑफ IRP और RP एस फॉलोस। अब राइट क्या क्या है? अभी तक क्या थी, ड्यूटीज क्या क्या है, अभी तक बात हो रही थी ड्यूटीज की। अब मुद्दा आ रहा है राइट्स क्या क्या है, RP और IRP के क्या क्या राइट्स हैं। तो पहला एक्सेस टू बुक्स, भाई जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसको एक्सेस कौन कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है IRP और RP कर सकते हैं। भाई जितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉर्पोरेट डेटर की हैं, अगर मान लो एक्सेस करनी है, मान लो क्रेडिटर्स के बिहाफ पे, तो मेरे पास पूरी पावर है उन सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एक्सेस करने की। तो पहला तो ये हो गया, ये आपके पास राइट है। दूसरा इसमें लिखा है ड्यूटीज ऑफ पर्सनल टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू IRP और RP। आपको लग रहा सेम पॉइंट अभी हमने पढ़ा है, सेम पॉइंट अभी हमने रेगुलेशन 3 के अंदर पढ़ा है कि ड्यूटी है, किसकी ड्यूटी है, कि सामने वाले पर्सन की, कि वो RP को सारी के सारी IRP को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डिटेल दे जो भी वो मांग रहे हैं। तो उसने वही बोला कि ड्यूटी है पर्सनल की टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू IRP और RP, द पर्सनल ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इट्स प्रमोटर और एनी अदर पर्सन एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट ऑफ कॉर्पोरेट डेटर शैल प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन विच सच टाइम एंड सच फॉर्मेट एज साउट बाय द IRP और RP एज द केस में भी। बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो जी, फिर वो कह रहा है IBBI प्रोवाइड द फॉलोइंग ड्यूटी ऑफ IRP। अब ये ड्यूटीज बता रहे हैं, मतलब उन ड्यूटीज के अलावा ड्यूटी बता रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन द नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। अगर कोई नाम चेंज हो रहा है, कोई एड्रेस चेंज हो रहा है, कोई लोकेशन चेंज हो रही है, तो उसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान दो। वेयर ए कॉर्पोरेट डेटर हैज चेंज इट्स नेम, जैसे मान लो मैंने VG स्टडी हब का विवेक गाबा क्लासेस कर दिया। अब अगर VG स्टडी हब का विवेक गाबा क्लासेस कर दिया तो मेरे को चेंज करना पड़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इट्स नेम और रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2 ईयर preceding the insolvency commencement date. The IRP or RP as the case may be shall disclose all former name and registered office address, so change along with the current name and registered office address in every communication record proceeding or any other documents। मतलब दोनों चीजें बतानी पड़ेगी।
पुराना नाम क्या था, नया नाम क्या है, पुराना एड्रेस क्या था, नया एड्रेस क्या है, ताकि उनको मतलब कंप्लाइंस करने में इजी हो, ट्रांसपेरेंसी हो कि हाँ ये नया नाम है, ये पुराना नाम है। तो फिर गवर्नमेंट कह रही है अकॉर्डिंगली ये आपको शो करना पड़ेगा सामने वाले के, हाँ भाई इन दोनों नाम में ये नाम था, अब ये वाला नाम हो रहा है। ठीक है। फिर प्रोसेस ईमेल, आपको एक ईमेल टाइप करनी पड़ेगी। आज सारे कम्युनिकेशन बताओ किससे होते हैं? जितने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं सोच के बताना, आज मेजरली कम्युनिकेशन किससे हो रहे हैं? मेजरली कम्युनिकेशन जो हो रहे हैं वो सारे के सारे किससे हो रहे हैं? वो सारे के सारे कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल के माध्यम से हो रहे हैं। मुझे नहीं पता व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हो रही नालायक। यार बड़ी बड़ी कंपनी में ऐसा नहीं है कि तुम व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो, सारा कुछ मेल पे हो रहा है, सारा का सारा कुछ मेल पे हो रहा है। जो भी तुम्हें रिप्लाई करना है वो सब कुछ मेल पे ही होगा, व्हाट्सएप पे कुछ नहीं हो रहा। वो हम आपस में चैटिंग वैटिंग करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में जीमेल के माध्यम सारा कुछ होता है, बस ये पर ध्यान दो। देखो जी, IRP shall open an email account and use it for all correspondence with stakeholder and in event of replacement of RP shall hand over to the credential of the email to him. फिर the resolution professional shall in case of replacement with another RP as liquidator hand over the credential of the email to other RP of the liquidator as the case में भी, बस ये पर ध्यान दो। फिर वो सारा हैंड ओवर करना पड़ेगा जी। हाँ ये IBBI ने ड्यूटी दी है कि ये IBBI कह रहे हैं कि आपको ये काम करने हैं। फिर ऑपरेटिंग सेपरेट बैंक अकाउंट फॉर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। अब जो रियल एस्टेट वाले हैं वो कह रहे हैं उनको सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। अब मान लो एक रियल एस्टेट के 4 प्रोजेक्ट हैं, तो चारों का पैसा मार लिया, तो चारों के बायर्स तो अलग अलग होंगे ना, अब उनको अलग अलग पैसा देना होगा, तो सेपरेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा अगर कोई मैटर रियल एस्टेट वाला मैटर है। बाकी सब केस में सिंगल अकाउंट चलेगा। देखो, where the corporate debtor has any real estate project, the IRP or the RP as the case may be shall operate a separate bank account for each legal estate project। बस ये बात ध्यान दो, यहां से केस स्टडी बन सकती है। ये बात ध्यान देना, यहां से केस स्टडी आपके एग्जाम के अंदर बन सकती है। ये रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है जी, चाहे 4D भी इंपॉर्टेंट है, इवन 4C भी इंपॉर्टेंट है जी। क्या बात मेरी समझ में आती है आपको? क्या आपको बात मेरी समझ में आती है? पक्का? अब यहां पे आओ जी। अब अगर आरपी रिप्लेस करना तो कैसे रिप्लेस करेंगे जी? हाँ जी, आईआरपी को रिप्लेस हम कर सकते हैं, बिल्कुल जी। आईआरपी आगे जाके आरपी बन जाता है। अब आरपी बन गया, उसको रिप्लेस करना है, आरपी की रिप्लेसमेंट। अपॉइंटमेंट तो हो गई, अपॉइंटमेंट हो गई सेक्शन 22 में, फिर 25 में उसकी ड्यूटीज बताई गई। अब 27 ये बात कह रहा है कि आरपी को रिप्लेस कैसे करना है। देखो यहां पे जी कह रहे सेक्शन 27 ऑफ द कोड ले डाउन प्रोवाइड रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी बाय सीओसी ड्यूरिंग सीआरपी। अब ध्यान से देखना जी, कह रहे वेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग सीआरपी द कमिटी ऑफ क्रेडिटर इज ऑफ ओपिनियन दैट आरपी अपॉइंट under section 22 is required to be replaced, it may replace with another RP in manner provided under this section। मतलब अगर आरपी को चेंज करना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, बट यहां पर सीओसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कितनी जी? द कमिटी ऑफ क्रेडिटर एट मीटिंग बाय वोट 66% ऑफ वोटिंग शेयर, मतलब 66% या उससे ज्यादा वोटिंग शेयर जिनके पास है वो लोग फेवर के अंदर वोट करेंगे। रिजोल्व टू रिप्लेस द आरपी अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 22 विद अनदर आरपी सब्जेक्ट टू रिटन कंसेंट द प्रपोज आरपी इन स्पेसिफाइड फॉर्म। जो नया आरपी आने चाह रहा है उसने रिटन कंसेंट दे दी है तो उसकी अप्रूवल होगी, नहीं तो नहीं होगी। क्लियर है? उसके बाद देखो जी, द कमेटी, ध्यान से, द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स शैल फॉरवर्ड द नेम ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बाय देम टू एनसीएलटी। फिर एनसीएलटी क्या करेगा, ये नाम जो देगा वो आईबीबीआई को देगा, ठीक है। फिर आईबीबीआई 10 दिन में चेक करेगा कोई डिस्प्ले प्रोसीडिंग तो नहीं है, अगर नहीं होंगी तो फिर भाई वो नया आ जाएगा, नहीं तो पुराने वाला आईआरपी टिल आरपी के अपॉइंटमेंट तक कंटिन्यू करेगा। बस ये पर ध्यान दो, ध्यान रखना। सीओसी की अप्रूवल यहां पे कितनी चाहिए? सीओसी की अप्रूवल चाहिए 66.6%। सीएससी की अप्रूवल चाहिए 66.6%, ये अप्रूवल चाहिए। तो अब जाके हमारा सेक्शन 27 भी यहां पे खत्म हो जाता है। तो मोटा मोटी बस हमारे 27 तक 2 ही सेक्शन बचे हैं। एक तो हमारा सेक्शन बचा है 21
और एक हमारा 24। ऑलमोस्ट बाकी जितने भी सेक्शंस हैं जहां जहां रूल्स और रेगुलेशन थे उसके साथ में हमने यहाँ पे कंप्लीट रिवाइज कर ली है। ठीक है, अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है ना, इसको हम डिस्कस करेंगे जब सेक्शन 29 आएगा इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम का, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे एक बार आना, एक बार ये आपको सेल्फ रीड करना है क्योंकि हम पहले एक बार पढ़ चुके हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में जब हम डेफिनेशन कर रहे थे। ये आपने सेल्फ रीड करना है। ठीक है जी, ये पूरा का पूरा 3 पॉइंट्स हैं बस आपके जो आपको एक बार सेल्फ रीड करने हैं। ठीक है, अब एक बार यहां पे आ जाओ। अब हमने 27 तक यहां पे देख लिया। अब एक बार यहां पे आना। अब लो जी, कुछ रेगुलेशन बाकी भी था ना ने सैड था। क्या कह रहे हो? कुछ रेगुलेशन बाकी भी था ना आने सैड था। क्या कहने लग रहे हो भाई? कुछ रेगुलेशन पता नहीं क्या कह रहा है बच्चा। जो रेगुलेशन यही तो बाकी था। जो रेगुलेशन अभी हमने की हैं यही तो बाकी थी भाई। यही रेगुलेशन तो बची थी जो हमने की है अभी। ये रेगुलेशन नंबर 3 और 4 ये रेगुलेशन की है जी हमने। कुछ रेगुलेशन बाकी भी था बोला। लाइन समझ नहीं आ रही पूरी। चलूं आगे ना? हेलो भाई साहब, चल सकता हूं? अब सुनो ध्यान से, एक तो ये आपको पढ़ना है जी। एक तो ये 3 प्रोविजन जो है आपको पढ़ने हैं। हाँ तो वो कर तो लिया जो रेगुलेशन बाकी था मेरे बच्चे। जो रेगुलेशन बाकी था वो कर। अब तुम्हारे सामने तो मैंने मॉड्यूल को रखा है। अब तो मैं ऐसे भी नहीं कर सकता कि देखो मैंने छुपा लिया तुमसे। अब तो यहीं पे है सारा, लाइन बाय लाइन, मतलब मॉड्यूल का एक एक पेज तो हम देख रहे हैं। कुछ नहीं बचा ये मॉड्यूल के अलावा, और क्या ही करेंगे अब। ठीक है, अरे सुनो ध्यान से। अब 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपने एक बार रिवाइज करने हैं। ये 3 पॉइंट आपने एक बार रिवाइज करने हैं, ये बात ध्यान रखना चाहिए। ये 3 पॉइंट आपने रिवाइज करने हैं। उसके बाद अब मैं आपको क्या कह रहा था, हाँ अब एक बार यहां पे आना जी। अब एक बार यहां पे आओ। पहले एक बार मेरे को 2-3 केस स्टडी बस करके दिखा दो। 2-3 केस स्टडी मेरे को करके दिखा दो। एक बार एक केस स्टडी पढ़ना चाहिए। एक बार एक केस स्टडी पढ़ो। और मुझे इसका आंसर दो जी एक बार। हाँ जी, जल्दी बोलो। क्या आरपी जो है, क्या आरपी जो है वो कस्टडी ले सकता है क्या? क्या आरपी जो है वो कस्टडी ले सकता है नहीं ले सकता जी? जल्दी बताओ। क्या आरपी जो है वो कस्टडी ले सकता है नहीं? पहली बात तो बताओ, उसने बोला आरपी टेक कस्टडी ऑफ द मशीन। ठीक है जी, लाइंग इन द थर्ड पार्टी वेयर हाउस। क्या वो कर सकता है? जल्दी बताओ क्या वो कर सकता है?
यस या नो? यस कर सकते हैं। अच्छा, फिर क्या वो आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल के सामने अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकता है? क्या उनके बिहाफ पे अपीयर हो सकता है? क्या उनके बिहाफ पे अपीयर हो सकता है? बोलो भाई। यस या नो? बिल्कुल कर सकते हैं जी, 100% कर सकते हैं। याद करो, हमने सेक्शन 25 के अंदर पढ़ा था कि अब आरपी ही कंपनी के बिहाफ पे सारे काम करेगा। देखो यहां पे जी, तो क्वेश्चन ये है, वेदर आरपी एक्शन टू टेक कंट्रोल ऑफ मशीन एंड टू अपीयर बिफोर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज विद इन द पावर। बिल्कुल सही बात है। बाकी वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ द डायरेक्टर ऑब्जेक्ट टू आरपी पार्टिसिपेशन इन द आर्बिट्रेशन? ना, गलत है जी। मतलब वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है जी। देखो यहाँ पर पहली बात तो आरपी एक्शन आर वैलिड फॉल सेपरेटली अंडर दिस स्टैट्यूटरी ड्यूटी अंडर 25A क्लोज ए और क्लोज बी ऑफ IBC। अंडर क्लोज ए, the RP must take custody and control of the assets of corporate debtor whether in the company possession or held by other. Hence, taking charge of machinery in a third party warehouse is a lawful। बिल्कुल सही है जी। फिर वो कह रहे हैं जी, RP must present the act on behalf of corporate debtor in judicial or quasi judicial arbitration proceeding, thus appearing before the arbitration is a part of the legal duty. Director objection is irrelevant once CRP started. From the insolvency commencement date, all management powers stand transferred to the RP under section 17 and 25. Therefore, the RP alone is authorized to represent the company. The director cannot interfere। बस ये पर ध्यान दो। सर क्या ये केस स्टडी का प्रिंट आउट IBC के एग्जाम में लेके? जो बिल्कुल लेके 100% लेके जा सकते हो जी, कोई दिक्कत नहीं है। जो मर्जी लेके जाओ यार, जो मर्जी लेके जाओ, बस किसी इंसान को लेके नहीं जाना साथ में, और फोन अलाउड नहीं है बस। बाकी जो मर्जी लेके जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। अब कंक्लूजन देखो क्या जी, कंक्लूजन, द आरपी एक्टेड लॉफुली इन प्रिजर्विंग कंपनी एसेट्स एंड प्रोटेक्टिंग इट्स लीगल राइट। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार चेक करना, ये लो, इसका आंसर बताओ जी। अच्छा, कल हमारी लास्ट क्लास है जी, कल हमारी लास्ट क्लास है छुट्टियों से पहले की। ठीक है, 18 से 22 तक आपकी छुट्टियां, हम 23 तारीख को मिलेंगे। तो इन 4-5 दिन की छुट्टियों में ना सारी की सारी केस स्टडी कर लेना जो मैंने आपको दी है, सारी की सारी केस स्टडी रिवाइज कर लेना जी। हाँ जी, जल्दी बोलो फटाफट से जी। क्या आरपी इंटरिम फाइनेंस रेज कर सकता है? क्वेश्चन ये है, एग्जामिन वेदर आरपी वाज ऑथराइज टू रेज इंटरिम फाइनेंस विदाउट सीओसी अप्रूवल। ठीक है, और वाज द आरपी विद इन हिज राइट टू अपॉइंट प्रोफेशनल ऑन हिज ओन। अच्छा, सीओसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी आरपी को? सीओसी की बिल्कुल लेनी पड़ेगी, अभी तो हमने डिस्कस किया है, लेनी पड़ेगी। कर सकता है बट सीओसी की अप्रूवल लेनी पड़ेगी जी। बिना सीओसी के अप्रूवल के वो इंटरिम फाइनेंस रेज नहीं कर पाएगा। देखो यहां पर क्या लिखा है, इन द सीआरपी गैलेक्सी डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड द आरपी डिस्कवर सीवियर कैश फ्लो शॉर्टेज। ठीक है, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉई एंड रेंट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑफिस वर ओवरड्यू। टू कीप द बिजनेस रनिंग, आरपी अरेंज द इंटरिम लोन 1.5 करोड़ फ्रॉम ए प्राइवेट लेंडर विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ सीओसी। Simultaneously, RP appoint a valuation firm and a law firm to assist him verifying assets and drafting notice to defaulter. A few COC member later objected, align that RP has acted beyond his power. तो पहला वो कह रहा है क्या वो इंटरिम फाइनेंस रेस कर सकते हैं? तो पहली बात तो यस जी, बट यहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। देखो जी क्या कह रहा है जी, अंडर 25 2C ऑफ द कोड, आरपी may raise interim finance but only with the COC approval as per 5028. Therefore, raising 1.5 crore without COC consent is beyond the scope of power of may attract disciplinary action or disallowance of the borrowing. ठीक है जी। However, if RP prove that
it was an emergency essential of to preserve the going concern, the COC may ratify it later, but pre-approval is the norm. pre-approval तो लेनी ही पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो. अच्छा, अप्रूवल कितनी चाहिए यहाँ पे जी? अभी हमने यहाँ पे चेक भी किया था कि जो हमें अप्रूवल चाहिए, अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे हमें अप्रूवल चाहिए होती है जी. इंटरिम फाइनेंस की अगर मैं चेक करूंगा, इंटरिम फाइनेंस वाले केस में कहाँ गया ये राज, तो यहाँ पे अप्रूवल लेनी पड़ेगी सेक्शन 28 में. सेक्शन 28 चेक करेंगे कि अप्रूवल 28 में कितनी है, ठीक है ना. सेक्शन 28 में जाके चेक करेंगे कि सीओसी की अप्रूवल कितनी है. उसके बाद अंडर 25 सेक्शन 2D आरपी कैन अपॉइंट अकाउंटेंट, लीगल और अदर प्रोफेशनल एज स्पेसिफाइड बाय आईबीपीआई. दिस डू नॉट रिक्वायर्स प्रायर सीओसी अप्रूवल प्रोवाइडेड अपॉइंटमेंट आर रीजनेबल एंड नेसेसरी फॉर द सीआरपी. द आरपी एक्सीड हिज अथॉरिटी इन रेजिंग इंटरिम फाइनेंस विदाउट अप्रूवल बट एक्टेड करेक्टली इन अपॉइंटिंग प्रोफेशनल एडवाइजर. बस ये पर ध्यान दो. मतलब कई बार ना मैं पढ़ते हुए लगता है ना कि इसमें से कैसी केस स्टडी बन सकती है, तो वो मैंने थोड़ी सी अपनी तरफ से कोशिश की है तुम्हें आइडिया देने की कि कैसे केस स्टडी बन सकती है. तो ये मत समझना कि इसमें से क्या ही बनेगा, कुछ भी बन सकता है सर, कुछ भी. ये बात ध्यान दो. अब एक बार अगले पॉइंट पर आओ जी. ये लो, इसका आंसर दो फटाफट से. और इसके बाद की जो भी केस स्टडी है वो एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे. और कल इस चैप्टर को ना हम खत्म कर देंगे, कल इस चैप्टर को हम पैकअप कर देंगे जी. और फिर छुट्टियों के बाद ही हम कर पाएंगे सेक्शन 21 और 24, ठीक है ना, क्योंकि 21 24 बड़ा है तो भी हम कर नहीं सकते. इस चैप्टर को कल हम खत्म कर देंगे जी, ताकि मॉड्यूल में तुम्हारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाए. हाँ जी बोलिए. बोलो. फूल खिलते हैं पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं. अब बोल दो. मतलब वैसे ये पॉइंट ना भी हुआ नहीं है हमारा, ये रेगुलेशन वाला पॉइंट है, तभी तुम मेरे को, मैं तभी कहूँ तुम इतना आंसर क्यों लेट दे रहे हो. ये पॉइंट वैसे भी हुआ नहीं है हमारा. चलो एक बार तुमने जिस बेस पे आंसर दिया एक बार वो देख लेते हैं. अब देखो यहाँ पे जी, अंडर सेक्शन 25 2E it is the RP duty to maintain an updated list of claim throughout the CRP process. There is no final cutoff for revising the list. RP must continuously update it has new or corrected claim come in before plan approval. IBBI regulation require initial submission within 14 days, but the late claim cannot be rejected outright if received before the plan approval. RP should have verify and updated list rather than rejecting the claim. मतलब वो claim accept कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Therefore, rejecting the later claim is contrary to section 25 2E and violate the principle of fair participation in the CRP. मतलब अप्रूवल से पहले वो क्लेम एक्सेप्ट कर सकता है, ये कुछ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये रेगुलेशन है, वैसे हमारी आगे जाके आएगी. ऑन रिफ्यूजल टू प्रेजेंट प्लान अंडर 25 2I RP must present all resolution plan received the meet eligibility under section 30 of the COCO for consideration. RP cannot unilaterally decide not to place a plan before COC even if it is received close to the meeting date.
Therefore, RP refusal to place the plan was procedurally wrong and amount to overstepping his authority. Only the COC can decide whether to consider or reject the plan. बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है जी। सर ये 14 डेज वहां कहां से आया? ये आगे जाके आएगा जी, जब हम करेंगे ना अपना COC वाला पॉइंट करेंगे तो वहां पे कुछ रेगुलेशंस है, उसमें 14 डेज की टाइम लिमिट लिखी हुई है फर्स्ट सबमिशन के लिए, बट वो टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो टाइम लिमिट एक्सटेंड भी हो सकती है। कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है? आरपी फेल्ड हिज ड्यूटी अंडर क्लोज ई एंड आई ऑफ सेक्शन 25 एनसीएलटी में डायरेक्ट आरपी टू रिवाइज द लिस्ट ऑफ क्लेम एंड प्लेस द रेजोल्यूशन प्लान बिफोर COC फॉर ड्यू कंसिडरेशन। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम एंड इनविटेशन टू रेजोल्यूशन प्लान, एक तो ये केस स्टडी तुम्हें करनी है, एक उसके बाद एक हो गया, फिर यहाँ पे आएगा अगली केस स्टडी 2, ठीक है 2 हो गया, देन फिर आ रहा है 3 और देन फिर यहाँ पे 4 5 6, ओ भाई साहब 6 7, ओए होए 7 केस स्टडी हैं जी आपकी, 7 केस स्टडी है जो आपने खुद करनी है बीच, ठीक है 7 केस स्टडी हैं जो आपने खुद करनी है, ये बात ध्यान देना जी। 7, हाँ जो आज हमने अभी रिवाइज किया ना उसके बेस पे जी, जो आज हमने अभी रिवाइज किया है ये उसके बेस पे केस स्टडी है सारी जी, ठीक है। अब कल कुछ पॉइंट हमारे और बचे हुए हैं, कल इसको हम पैकअप कर देंगे, कल मॉड्यूल वाला ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे जी, कल मॉड्यूल वाला ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। और फिर हम मिलेंगे छुट्टियों के बाद 23 तारीख को सेम टाइम पे। 18 से 22 आपकी छुट्टी है जी, इतने आप मतलब छुट्टियां का मतलब आपने रिवाइज करना है, छुट्टियों को वेस्ट नहीं करना, जितना भी हमने कर लिया जी। नहीं टोटल 11 है, 4 तो हमने कर ली ना, 4 हमने कर ली, 7 आपका होमवर्क है, ठीक है। चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर जी। IB से कब तक रिवाइज हो जाएगा? 15 अक्टूबर, अभी 16 अक्टूबर है ना, 16 नवंबर, 10 नवंबर, 10 नवंबर तक जी, नवंबर के फर्स्ट वीक तक जी, नवंबर के फर्स्ट वीक तक हम सारा IBC रिवाइज कर लेंगे जी। हाँ मीट सेम ही होता है, 2/3 और 66.6% सेम ही है।